गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 5 को। इसको हम लोग एनसीईआरटी बुक से पढ़ने वाले हैं, या मैं बोलूँ तो न्यू सिलेबस का जो एनसीईआरटी बुक है उससे पढ़ने वाले हैं। यहाँ हर एक लाइन को पढ़ेंगे और इन बिटवीन लाइंस जो भी क्वेश्चन बनते जाएंगे उन सारे क्वेश्चन को भी मैं पढ़ाता चलूँगा। तो ये सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर तुम यहाँ पर सीखने वाले हो। वीडियो को लास्ट तक देखो, बहुत सारे डाउट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देखो तो ये वीडियो जल्दी समाप्त हो जाएगा। चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? चैप्टर का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों को फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ना है और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ना है। अब सबसे पहला वर्ड आता है चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है बच्चों? बदलाव होता है। बदलाव क्या? जैसे कि मान लो ये यहाँ पर बर्फ है, बर्फ से हम लोगों ने इसको पानी में कन्वर्ट कर दिया तो यह क्या हो गया? एक चेंज हो गया। इसी प्रकार से बहुत सारे चेंजेस तुम नेचर में देख सकते हो। तो भाई इसमें किसको फिजिकल चेंज कहते हैं और किसको केमिकल चेंज कहते हैं? तो मैं शुरू में ही इसको थोड़ा इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ कि फिजिकल चेंज उसे कहते हैं। बस एक लाइन में इसको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रख लो, जिसमें नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, यानी कि कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे हम लोग कहेंगे सिंपली फिजिकल चेंज। और जब नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा तो उसे हम लोग कहेंगे केमिकल चेंज। यदि एक लाइन में हम लोग पढ़ना चाहें तो बस ये मेन चीज़ होता है फिजिकल और केमिकल चेंज में। जैसे तुम देखो यहाँ पर आइस है, इस आइस को जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये आइस फिर क्या बन जाता है? वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ये जो फिजिकल स्टेट है इसका वो चेंज हो जाता है। आइस क्या है बच्चों? H2O है। और जब इसको हम लोगों ने गर्म किया तब इससे जो वाटर बना वह भी क्या है? H2O। यानी कि कोई केमिकल इसमें नहीं बदला है, नया पदार्थ नहीं बना है। पहले भी H2O था, अभी भी H2O है, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे फिजिकल चेंज। लेकिन अब यहाँ पर मान लो मेरे पास मैग्नीशियम है, इसको मैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाता हूँ तो यहाँ पर बनेगा मेरा MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारा है पुराना पदार्थ, इससे क्या बन रहा है? नया पदार्थ। तो जब इस तरीके के चेंजेस होते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। जब नए पदार्थ का फॉर्मेशन होता है, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। अब तुम बोलोगे सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा बहुत डिटेल में। तो भाई ये चैप्टर ही हमें पढ़ना है, पूरा डिटेल में समझाया जा रहा है, हर एक लाइन को पढ़ेंगे यहाँ पर तो तुम्हें समझ में जरूर आएगा। बोलता है एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। अपने अगल बगल बहुत सारे चेंजेस को तुम देख सकते हो। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। अब ये चेंजेस क्या हो सकते हैं? एक या एक से अधिक सब्सटेंसेस इसमें लगे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब तुमको कुछ एग्जाम्पल दे रहा है। योर मदर में आस्क यू टू डिजॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। अब यहाँ पर एक चेंज को दिखा रहा है जिसमें क्या है? पानी है, इसमें हम लोग क्या डालते हैं? शुगर को डालते हैं और उसको घुला लेते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है? हमारा कोल्ड ड्रिंक बन जाता है। ठीक है। मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज अ चेंज। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक चेंज हो रहा है। शुगर और वाटर डाल के हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पर एक कोल्ड ड्रिंक को तैयार कर लिया, तो यह एक चेंज हो रहा है। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से हम लोगों ने कर्ड बना लिया, यानी दूध से दही बना लिया, तो यह भी क्या है? एक चेंज है। समटाइम्स मिल्क बिकम्स सॉवर, कभी कभी मिल्क क्या होता है? खट्टा हो जाता है, तो यह भी क्या है? एक चेंज है। फिर क्या बोलता है? सॉर्निंग ऑफ मिल्क इज अ, सॉर्निंग मतलब जो खट्टा होता है, तो सॉर्निंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज, यह भी क्या है? एक चेंज है। स्ट्रेच्ड रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ चेंज। यदि एक रबर बैंड है, इसको हम लोग खींचते हैं तो यहाँ यह भी क्या है? एक चेंज है। तो देखा तुमने, काफी सारे चेंज यहाँ पर बताए गए हैं। अब इन सभी चेंजेस में हम लोग चेंजेस को दो प्रकार से बांट सकते हैं।
एक को कह सकते हैं फिजिकल चेंज, एक को क्या कह सकते हैं केमिकल चेंज। तो तुम्हें बस इतना दिमाग लगाना होगा कि कहाँ पर न्यू सब्सटेंसेस बन रहे हैं और कहाँ पर न्यू सब्सटेंसेस नहीं बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तुम देख सकते हो एक रबर बैंड है, इसको जब हम लोगों ने खींचा तो ये क्या हो गया, थोड़ा इस तरीके से खिंचाव में आ गया। तो ये जो रबर बैंड जिस केमिकल का बना हुआ था, खींचने के बाद भी वह उसी केमिकल का बना हुआ है, यानी ये कैसा चेंज हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। लेकिन जब मिल्क कर्ड में परिवर्तित होता है तो मिल्क में जो केमिकल है वो चेंज हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब मिल्क खट्टा हो जाता है तब मिल्क में जो उपस्थित केमिकल है वह भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यानी कि ये जो चेंज है वह केमिकल चेंज हो गया। लेकिन यहाँ देखो शुगर और वाटर, इसको जब हम लोगों ने मिक्स किया है तो यहाँ जो हमारा शरबत बना है इसमें भी शुगर प्लस वाटर ही है। इसका मतलब देर इज नो चेंज इन द केमिकल, दैट्स वाई इट इज अ फिजिकल चेंज। बस इसी को तुम्हें ध्यान में रखना, इसीलिए मैंने शुरू में ही तुम्हें बता दिया कि फिजिकल चेंज किसे कहते हैं। when no new substance is formed it is called as physical change and when new substance is formed it is called as a chemical change। यही दो बात मुख्य रूप से तुम्हें दिमाग में रखना है, तो तुम ये सारे चैप्टर को आसानी से पढ़ सकते हो। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। तो तुम देखोगे हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे चेंजेस तुम देख सकते हो। जैसे सिंपली मैं बता दूं, सब्जी का कटना। तुम देखोगे कि यदि हम लोग सुबह सुबह उठते हैं तो मम्मी क्या करती है, सब्जी को काटते हुए रहती है। तो सब्जी का काटना कैसा चेंज है, सब्जी का पकाना कैसा चेंज है, सब्जी को मान लो कि कोई सब्जी सड़ जाता है तो वो कैसा चेंज है, मान लो गोबर सड़ करके खाद बनाता है तो वो कैसा चेंज है, ये सब तुम सोच सकते हो। लोहे पर जंग लगना कैसा चेंज है, किसी लकड़ी को काटना कैसा चेंज है। तो ये सारे चेंजेस तुम 10 लिस्ट बना सकते हो और तुम सोच भी सकते हो कि ये चेंजेस कैसे चेंजेस हैं, फिजिकल या केमिकल। तो ये तुम खुद से सोचो थोड़ा, ठीक है। In this chapter we shall perform some activities and study the nature of these changes. Broadly, these changes are of two kinds, physical change and chemical change. तो जो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है वो यही है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। चलो तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं 5.1 फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस के लिए यहाँ एक्टिविटीज दिखाए गए हैं, जैसे 5.1 दिखाया गया है, 5.2 दिखाया गया है, 5.3 दिखाया गया है। बहुत अच्छे अच्छे एक्टिविटीज़ है जिसको तुम कर सकते हो। फिर 5.4 है, 5.5 है, ये सारे एक्टिविटीज़ तुम यहाँ पर देख सकते हो, इनको किया गया है और उससे हमें फिजिकल चेंज को समझाया गया है कि व्हाट इज फिजिकल चेंज। क्या बोलता है, कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। अब आपको एक पेपर लेना है और इसको 4 स्क्वायर पीसेस में काट लेना है। कट ईच स्क्वायर पीसेस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस, यानी कि एक पेपर लो आप और इसको 4 पीसेस में बांट लो, 4 पीसेस। उसके बाद फर्दर एक ये जो चारों पीस है इसको भी अब 4-4 पीस में ऐसे बांट लो, ठीक है। Lay this piece on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper. Obviously, you cannot join the pieces back to make the original piece, but is there a change in the property of the paper? क्या पहले पेपर था तो अभी भी पेपर है? यस, बिल्कुल। यहाँ पर देख सकते हो पहले भी ये क्या था, पेपर है, लेकिन अभी भी क्या है, ये पेपर ही है। यानी कि इसको छोटे छोटे साइज में हम लोगों ने काट दिया और इसका शेप को चेंज कर दिया तो भी ये क्या है, पेपर है। तो क्या तुम अब बता सकते हो कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? बिल्कुल, ये फिजिकल चेंज हो गया। क्यों फिजिकल चेंज हो गया बच्चा लोग? क्योंकि यह पहले भी ये पेपर का ही प्रॉपर्टी रखता था, इसको काटने के बाद भी ये पेपर का ही प्रॉपर्टी को रखता है, यानी कोई केमिकल में बदलाव नहीं हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज अ फिजिकल चेंज। समझ में आ रहा है? अब एक्टिविटी 5.2 देखो, कलेक्ट द चॉक डस्ट लेइंग ऑन द फ्लोर। आप देखोगे कि आपकी क्लास में
चौक का डस्ट नीचे पड़ा होगा, उसको उठा लो नियर द चौक बोर्ड इन योर क्लासरूम और क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चौक इनटू डस्ट। या फिर आप क्या करो कि चौक को लेकर के उसको पीसेस में कन्वर्ट कर दो। एड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट, और उसको क्या करो, पानी मिला करके पेस्ट बना लो और इसको रोल करके शेप ऑफ पीस को यहाँ पर फिर से क्या करो, चौक में बदल दो। तो लेट इट ड्राई, और इसको सूखने दो। डिड यू रिकवर चौक फ्रॉम द डस्ट? यस वी हैव रिकवर्ड। एंड जो हम लोगों ने शेप को बदला था, शेप को क्या बदला था कि ये हमारा इस तरीके से चौक था, इसको हम लोगों ने एकदम छोटे छोटे डस्ट में कन्वर्ट कर दिया था। तो यहाँ पर अब ये क्या है, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, जल्दी बता दो। तो आंसर है ये भी फिजिकल चेंज हो गया, क्योंकि जो चौक है उसका केमिकल है और जो डस्ट है उसका केमिकल है, वो दोनों एक ही है। मतलब दोनों क्या है, दोनों कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, मान के चलो। तो इस तरीके से देख सकते हो कोई केमिकल में बदलाव नहीं हुआ है, और यदि केमिकल में नहीं बदलाव हुआ है तो ये कैसा चेंज हो गया, ये चेंज हो गया फिजिकल चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब एक्टिविटी 5.3 को देखेंगे। टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर, मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। अब हम लोग को क्या करना है, आइस लेना है और उसे हम लोगों को पिघला करके वाटर बना लेना है। ये तो मैंने शुरू में ही बताया था। तो जब आप आइस लेते हो तो वह H2O का बना है, जब उसको पानी में आपने पिघला लिया तब भी H2O का ही बना है, यानी देयर इज नो चेंज इन द केमिकल, बट स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट क्या चेंज हो रहा है कि यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट था, नाउ इट इज लिक्विड स्टेट। So there is a change of state, but there is no chemical change. That's why it is called as a physical change. ये भी क्या हो गया, physical change हो गया। Now let's move on to the activity 5.4. बोलते boil some water in a container. Do you see the steam rising from the surface of water? Hold an inverted pan by its handle over the steam at some distance from the boiling water. Observe the inner surface of the pan. Do you see any droplet of water there? Yes, ये तुमने कई बार देखा होगा। तुम क्या करते हो, कोई पतीला है उसमें पानी को लेकर के गर्म करते हो। ये देखो, ये पानी को लेकर के हम लोग गर्म करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, ये स्टीम में कन्वर्ट होता है। अब जब यहाँ पर कुछ और चीज़ को हम लोग रख देंगे, इस तरीके से पैन वगैरह या कुछ रखेंगे, तो ये वापस से जो स्टीम है ये फिर वाटर ड्रॉपलेट्स में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो तुम देखोगे जरा सा यहाँ, तो ये क्या था, लिक्विड स्टेट में था। जब लिक्विड स्टेट में क्या है, ये H2O है, और जब ये स्टीम बना तो ये वेपर स्टेट में आ गया, यानी गैसियस स्टेट में आ गया। ठीक है, वेपर बना गैसियस स्टेट में आया, गैसियस स्टेट में आने के बाद भी ये क्या है, H2O ही है। ठीक है, और उसके बाद ये जब कंडेंस होता है तो वापस से क्या बन गया, वाटर ड्रॉपलेट बन गया, यानी कि फिर से लिक्विड में आ गया, लिक्विड स्टेट में आ गया। तो ये चेंज क्या है, फिजिकल है या केमिकल है? तो 100% ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है। अब क्यों फिजिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ स्टेट चेंज हो रहा है लेकिन जो केमिकल है वो वही है। यहाँ भी H2O था, लिक्विड स्टेट में भी H2O था, गैसियस स्टेट में भी H2O था, और जब ये कंडेंसेशन के द्वारा वापस से वाटर ड्रॉपलेट्स बन गया तब भी ये क्या है, H2O ही है। इसका मतलब ये क्या है, फिजिकल चेंज है। नाउ एक्टिविटी 5.5 वी हैव टू डू। बोलता है होल्ड अ यूज्ड हैक सॉ ब्लेड, यानी एक ब्लेड लेना है, आरी जिसको कहते हैं। ठीक है, ये छोटा सा आरी जो होता है ना, उसको लेना है और उसको क्या करना है, बोलता है कि एक साइड से उसको क्या करिए, गर्म करिए, और एक साइड से उसको किसी चिमटे से पकड़ कर रखिए। तो तुम देखोगे थोड़ी देर गर्म करने के बाद ये क्या होना शुरू हो जाएगा, लाल होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये पूरा हीट ये जब हो जाएगा तो ये रेड कलर का हो जाएगा। तो अब तुम बताओ कि ये फिजिकल चेंज हो गया या फिर केमिकल चेंज हो गया। यहाँ पर कलर क्या हो जा रहा है, कलर चेंज हो रहा है।
लेकिन थोड़ी देर बाद यदि फिर से इसको हम लोग ठंडा करते हैं तो वापस ये जो हैक्सॉ ब्लेड है वो अपने ही कलर में आ जाता है, यानी कि ये जो रेड कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है। तो बताओ जरा सा कि जब ये कलर चेंज हुआ है तो ये कैसा चेंज है। तो आंसर ये है कि ये जो ब्लेड है वह आयरन का था, और जब इसको गर्म हमने किया तब भी ये आयरन का ही है, यानी कि देयर इज नो चेंज इन द केमिकल, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स, यानी कि हम लोग को चिमटा की मदद से ये ब्लेड को लेना है। कीप द टिप ऑफ द free end of the blade on the gas stove, wait for a few minutes, does the color of the tip of the blade changes, जो मैंने बताया वही सब लिखा हुआ है। remove the blade from the flame, observe the tip once again after some time, does it get back into original color, yes, पहले ये जब इसको गर्म करते हैं तो रेड हो जाता है, लेकिन जब इसको ठंडा करते हैं तो वापस से ओरिजिनल कलर में आ जाता है। इन एक्टिविटी अब बोलता है, देखो हम लोगों ने बहुत सारे एक्टिविटी किए। 5.1, 5.2 above, you saw that paper and a piece of chalk underwent changes in size. साइज हम लोगों ने देखा कि चेंज हो गया। इन एक्टिविटी 5.3 एंड 5.4 वाटर चेंजेस स्टेट, हम लोगों ने देखा कि स्टेट में चेंज हुआ, सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड, ये हम लोगों ने देखा ना। और इन एक्टिविटी 5.5 हम लोगों ने देखा कि देयर इज अ चेंज इन द कलर, तो हम लोगों ने देखा कि साइज में चेंज हो सकता है, स्टेट में चेंज हो सकता है और कलर में चेंज हो सकता है। तो यहां पर यही बोल रहा है अब क्या कि प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो यहां से तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन सम फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो दीज आर शेप, साइज, कलर, स्टेट, ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब बोलता है a change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change. Now question कि फिजिकल चेंज किसे कहते हैं, तो ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस में उसका फिजिकल प्रॉपर्टी बदलता है, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल, ये भी हम लोग देखता है कि जनरली, ऑलवेज इट इज नॉट रिवर्सिबल बट जनरली इट इज रिवर्सिबल। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज द मेन पॉइंट दैट आई हैव टॉट यू, बिकॉज there is no new substance is formed, it is called as physical change। तो फिजिकल चेंज में ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो यही है कि देयर इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन दिस चेंज, मतलब कि कोई भी नया पदार्थ इसमें नहीं बनता है। दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। नाउ यू विल हैव टू राइट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, so you can write 3 points from here. What is physical change? और फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सिबल होता है। फर्स्ट क्या हो गया, व्हाट इज फिजिकल चेंज। दूसरा, जो फिजिकल चेंज है जनरली रिवर्सिबल होता है। और तीसरा, फिजिकल चेंज में देयर इज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। अब इसी का उल्टा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, केमिकल चेंज में 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स लिखा जा सकता है। समझ गए। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस को लिखा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। लेट्स नाउ कंसीडर द अदर काइंड ऑफ चेंज। तो हम लोग को एक दूसरे प्रकार का चेंज देखना, वो कौन है, केमिकल चेंज। तो वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड अबाउट द केमिकल चेंज। When new substances are formed from the given substance, it is called as chemical change। यानी कि जब नए पदार्थों का निर्माण होता है पुराने पदार्थों से, तो हम लोग कहते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। A change with which you are quite familiar is the rusting of iron। जैसे मैंने बताया था, रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है, केमिकल चेंज है। तो यहाँ भी रस्टिंग ऑफ आयरन की बात कर रहा है। If you leave a piece of iron in the open for some time, it acquires a film of brownish substance। और इसी brownish substance को हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं।
दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट। तो देखो जहां भी ऐसा लिखा होता है कि इज कॉल्ड एज, इज नोन एज, तो वो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूछा जाएगा कि व्हाट इज रस्ट, तो हम लोग आंसर दे सकते हैं व्हेन वी लीव अ पीस ऑफ आयरन इन ओपन आफ्टर सम टाइम इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड एज रस्ट। ठीक है, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रस्टिंग क्या है। तो व्हेन एंड यही वाला चीज हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन वी लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। समझ गए। आयरन गेट्स ऑफ पार्क और फार्मलैंड्स, आयरन बेंचेस केप्ट इन lawns and gardens, almost every article of iron kept in the open gets rusted। ठीक है, यानी कि आयरन का जो आर्टिकल है, तुम यहां देख भी सकते हो चित्र में कितने सारे आर्टिकल्स को दिखाया है जो कि ओपन में रखे हुए हैं, तो वे क्या होते हैं, रस्टिंग के शिकार हो जाते हैं, यानी उनमें रस्ट लग जाता है। एट होम यू मस्ट हैव सीन सोवेल्स एंड स्पेड्स। सॉवेल्स तुमने देखा होगा, स्पेड्स देखा होगा। तो स्पेड्स और सॉवेल समझ रहे हो ना, सॉवेल जिससे हम लोग क्या करते हैं, सॉवेल्स और स्पेड्स का यूज करके हम लोग अपने गार्डन की खुदाई करते हैं और भी बहुत सारे इस तरीके के काम करते हैं। गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर। अब तुम्हें अब समझना चाहिए कि भाई रस्ट लगता क्यों। इतनी बातें तो तुमने पढ़ ली, लेकिन अभी तुम्हारे दिमाग में आया नहीं होगा कि भाई ये रस्ट लगता क्यों है। तो सिंपल सा बात है बच्चों, जब आयरन को हम लोग H2O यानी कि वाटर वेपर और यहाँ पर ऑक्सीजन के संपर्क में रखते हैं, यानी एटमॉस्फेयर में हवा और H2O के संपर्क में आता है, तो वो रस्ट उसमें लग जाता है फॉर सम टाइम। तो ये दोनों चीज जरूरत है, रस्टिंग के लिए वाटर वेपर भी जरूरत है और ऑक्सीजन भी जरूरी है, बिना इसके रस्ट नहीं लगता है। ठीक है। In the kitchen, a wet iron pan tawa often gets rusted if left in that state for some time। तो which state? ओपन स्टेट बोल रहा है, जिसमें H2 और O2 के संपर्क में वो आएगा। रस्ट इज नॉट आयरन। अब देखो रस्ट आयरन तो नहीं है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड। ये यानी कि आयरन से अलग है, यानी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि यह क्या है, केमिकल चेंज है। लेट्स कंसीडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। तो यहां पर थोड़ा सा हम लोग और समझ लेते हैं। यहां पर क्या होता है, आयरन है और आयरन जब O2 से और H2O से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो यहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो Fe2O3 बनता है और .XH2O हम लोग बोलते हैं, यानी Fe2O3 आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो अब तुम बताओ आयरन क्या है। आयरन पुराना पदार्थ है जिसमें रस्टिंग के कारण नए पदार्थ का निर्माण होता है, न्यू केमिकल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम लोग रस्टिंग को क्या कहेंगे, केमिकल चेंज। नाउ एक और एक्टिविटी आ रहा है 5.6 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। जैसा तुम देख सकते हो, इट इज डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। या मैग्नीशियम रिबन के बारे में बात कर रहा है, जो कि मैंने शुरू में ही तुम्हें बताया था। द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रेन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन, यानी स्टेयर एट मतलब बहुत टकटकी लगाकर उसको नहीं देखना है। तुम देख सकते हो यहाँ मैग्नीशियम रिबन को जलाया भी गया है, ये देखो यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है। तो जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो वो डैजलिंग फ्लेम, वाइट फ्लेम के साथ एकदम जलता है। तो मैग्नीशियम हो गया, उसको जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब तुम जल्दी से बता दो, पहले पदार्थ था मैग्नीशियम, अब बन गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो कौन सा चेंज होगा, यस केमिकल चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। गेट ए स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम, क्लीन इट टिप विथ द हेल्प ऑफ सैंड पेपर, ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम। यहाँ से तुम्हें समझना चाहिए कि जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं तो सैंड पेपर के द्वारा उसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा साफ कर लेते हैं।
क्योंकि उस पर भी मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर रहता है, जिसको हम लोग हटाते हैं तभी वो अच्छे से जलता है। तो देखो यहाँ, इट बर्न्स विथ अ ब्रिलियंट वाइट लाइट, यानी कि ये वाइट लाइट के साथ जलता है। देखो एकदम डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ ये जल रहा है मैग्नीशियम का रिबन, जैसा तुम देख सकते हो। बोलता है When it is completely burnt, it leaves behind a powdery ash, यानी पाउडरी ऐश को छोड़ता है, और वही क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऐश यानी कि राख होता है। Does the ash look like the magnesium ribbon? नो, ये तो बिल्कुल भी, जो राख है वो मैग्नीशियम रिबन के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है। ठीक है, बोलता है द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये तुम लोग को बहुत बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। जैसे मैग्नीशियम को हम लोग Mg से दिखाते हैं, ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो मैग्नीशियम है वह O2 से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। नाउ यू टेल मी, ये फिजिकल चेंज है या केमिकल? तो आंसर इज इट इज अ केमिकल चेंज। नाउ यू कैन सी हियर, इसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में तुमने क्या पढ़ा है, x + 4 = 2, इस प्रकार का इक्वेशन पढ़ा होगा। इक्वेशन का मतलब यहाँ पर = साइन लगाते हैं, LHS में कुछ लिखते हैं और राइट में RHS में कुछ लिखते हैं। तो इसी प्रकार का केमिस्ट्री में भी इक्वेशन होता है जिसे हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग एरो का निशान देते हैं। एरो का मतलब है कि यहाँ पर इससे ये फॉर्मेशन हो रहा है। इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट्स और इसको प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो इन चीज़ों को तुम आगे क्लासेस में पढ़ोगे, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अब बोलता है इस ऐश को कलेक्ट करो। जल्दी से बता दो, ये जो ऐश है क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसको बच्चा लोग, मैग्नीशियम मेटल होता है तो इसको हम लोग मेटल का ऑक्साइड भी कहते हैं। यानी कि ये क्या है? मेटल ऑक्साइड भी इसको हम लोग कहते हैं, मेटल का ऑक्साइड है। ठीक है, और जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है बच्चों, ये भी याद रख लो, ये बेस की जैसा होता है। तो एसिड एंड बेस तुमने पढ़ लिया है चैप्टर, दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर सो दैट यू कैन नॉट यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस। ठीक है, एंड मिक्स इट विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पर बोलता है कि जो हम लोगों ने MgO लिया है उसको वाटर के साथ क्या कर देना है, हम लोगों को मिक्स करना है। तो देखोगे जब MgO को H2O के साथ मिक्स करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। Stir the mixture aqueous solution well. Test the mixture with blue and red litmus paper. तो तुम देखोगे कि यहाँ पर तुम्हें ब्लू लिटमस पेपर दिया जाएगा और रेड लिटमस पेपर दिया जाएगा। तो ब्लू लिटमस पेपर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही रेड लिटमस पेपर डालेंगे वो टर्न्स ब्लू हो जाएगा। तो तुम्हें अब जल्दी से बताना है कि रेड लिटमस पेपर ब्लू हो रहा है, यानी कि ये पदार्थ क्या बन रहा है? तो आंसर है ये बेस बन रहा है। ठीक है, यानी ये बेस था। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू? यस। डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड? नो। It means it is basic in nature. On the basis of this test, how do you classify the aqueous solution acidic or basic? तो हम लोग बोलते हैं कि किसी सॉल्यूशन को हम लोग एसिडिक या बेसिक कब कहते हैं, तो उसके लिए हमें टेस्ट करना होता है और हम उसको लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं। जब रेड ब्लू हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि बेस है। ऑन डिजॉल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस। ये क्या बनाता है? नया पदार्थ बनाता है। नाउ यू टेल मी, इज इट ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन या फिर बोलेंगे केमिकल चेंज? तो आंसर इज यस, इट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। क्या इक्वेशन बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर इट फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नाउ it is written in your books, that's why it will be asked in your examination. ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि ये तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। दैट्स वाई यू शुड रिमेंबर दिस, तुमको इसको याद कर लेना चाहिए। देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है? वाटर से, एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। और ये कैसा नेचर का होगा? दिस इज बेसिक इन नेचर।
As you have already learnt in chapter 4, magnesium hydroxide is a base. So magnesium oxide is a new substance formed by burning of magnesium. Magnesium hydroxide is another new substance formed by mixing magnesium oxide with water. That's why these two changes are chemical change. तो यहाँ जो 2-3 लाइन लिखा वो क्या कह रहा है कि when we burn magnesium ribbon with in presence of oxygen, it forms magnesium oxide. So it is a chemical change. Now when magnesium oxide को जब हम लोग when we add water or react it with water, it forms magnesium hydroxide. That's why two new substances are formed. You can see here. तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया, केमिकल चेंज, और इसे भी क्या कहेंगे, केमिकल चेंज. गेटिंग, बिकॉज न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. नाउ द एक्टिविटी 5.7, और ये भी देखो बोल रहा है टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर. बोलता क्या है, डिजॉल्व अबाउट अ टी स्पून ऑफ कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रल और नीला थोथा इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास. नाउ देखो कई क्वेश्चंस यहां से तुम्हें देखने को मिलेंगे. सबसे पहला बोलता है कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट क्या होता है बच्चों, कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, इसे हम लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट. नाउ इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है ब्लू. नाउ इसको और क्या कहते हैं, इसको नीला थोथा के नाम से भी जानते हैं या ब्लू विट्रल भी बोलते हैं. तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रल या फिर नीला थोथा. नीला थोथा ब्लू विट्रल, नीला थोथा ब्लू विट्रल. ठीक है, तो ये किसका नाम है, कॉपर सल्फेट का नाम है. बोलता है कि कुछ खास ये एक्सपेरिमेंट नहीं, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि आपको कप ऑफ वाटर लेना है इन अ ग्लास टम्बलर और बीकर में ले सकते हो, और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन. मतलब कि तुम्हें कॉपर सल्फेट लेना है और उसमें कुछ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को डालना है. अब बोलोगे सर सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, H2SO4, इसे हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फेट. ठीक है, यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन. सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब और अ स्मॉल ग्लास बॉटल. अब देखो इसमें से कुछ को क्या कर लेना है, अलग निकाल करके रख लेना है. ड्रॉप अ नील और अ यूज्ड शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन. तो ये दो सॉल्यूशन हमारे पास हो गया, कुछ को हम लोगों ने बचा करके रख लिया और कुछ को ऐसे रख लिया. अब ये नीला सॉल्यूशन है, इसमें हम लोग ब्लेड डाल देंगे या फिर क्या करेंगे, नेल डाल देंगे, कील डाल देंगे. वेट फॉर हाफ एन आवर और सो, और इसको आधे घंटे के लिए लगभग छोड़ देंगे. कुछ केसेस में इसको ज़्यादा देर तक भी छोड़ना पड़ सकता है. ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन. नाउ जब हम इसके कलर को देखेंगे तो ये लाइट ग्रीन टाइप का दिखेगा. तो ये ऐसा क्यों होता है, कंपेयर विथ द कलर ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन सेपरेटली. यानी कि हम लोगों ने दो इस तरीके से कंटेनर में लिया था, एक था हल्का ब्लू था, और अभी जो हम लोगों ने इस हल्का ब्लू वाले में क्या किया है, कील को रख दिया है या ब्लेड को रख दिया है, तो ये हल्का ग्रीन हो जाता है. तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है. तो देखोगे जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था उसमें जब हम लोगों ने आयरन ऐड किया तो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बनता है जो कि क्या होता है, ग्रीन. तो इसको तुम्हें याद करना पड़ेगा. नहीं समझ में आया, अरे भाई ये देखो यहीं पे हमारा प्रयोग हो रहा है. इसमें CuSO4 हम लोगों ने लिया था, प्लस इसमें हम लोगों ने आयरन को डाल दिया. तो यहाँ पर एक रिएक्शन हो रहा है जिसके कारण FeSO4 बन रहा है और प्लस Cu बन रहा है. यानी देखो इसमें नया पदार्थ बन रहा है, नया सब्सटेंस बन रहा है जो कि क्या है, FeSO4, और ये ग्रीन कलर का होता है. इसलिए ये जो सॉल्यूशन था वो क्या हो गया, ग्रीन हो गया. तो यहाँ पर अब तुम देख सकते हो, ये देखो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो ब्लू सॉल्यूशन है. ठीक है, और इसको हम लोगों ने इसी में जब क्या डाल दिया, इसमें हम लोगों ने एक ब्लेड को डाल दिया. तो जब ब्लेड को डालते हैं तो ब्लेड क्या है, आयरन है, और इसमें पहले क्या था, कॉपर सल्फेट.
तो जैसे ही ब्लेड डालते हैं ये कलर क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। देखो ये जो ब्लू था वो क्या हो गया, ग्रीन हो गया, क्योंकि यहाँ पर आयरन सल्फेट बन रहा है। कैसे हुआ, इसमें क्या था, पहले CuSO4 था, उसमें हम लोगों ने क्या डाल दिया, आयरन डाल दिया, तो अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया है FeSO4। तो ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, क्या दिख रहा है बच्चा लोग, FeSO4। तो क्या ये शुरू में ग्रीन था, नहीं, ब्लू था, ब्लू था, उसमें हम लोगों ने इसको डाला है तो आधे घंटे बाद ये हरा हुआ है, ये बात याद रखना। शुरू में ये ब्लू था, जब इस आयरन को हम लोगों ने डाल दिया, आयरन ब्लेड को, तो उससे रिएक्ट किया, उसके बाद FeSO4 बना, प्लस Cu भी बनता है, कॉपर भी यहाँ बनता है। और कॉपर का रंग देख सकते हो कैसा होता है, तो ब्राउन होता है कॉपर का रंग। तो ये देखो, ये कॉपर कहाँ गया, तो ये जो है आयरन का जो ब्लेड है उसके ऊपर ये कॉपर को तुम देख सकते हो, जो कि ब्राउन कलर का है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉपर भी यहाँ तुम देख सकते हो। तो जल्दी से बता दो, यह CuSO4 था पहले, अब क्या बन गया, FeSO4। तो क्या न्यू सब्सटेंस का फॉर्म हुआ है, तो आंसर है यस, इसीलिए क्या है, केमिकल चेंज हो गया। समझ में आ रहा है सारा बात। तो देखो पूरा मैं बता दिया, यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने का भी अब जरूरत नहीं है। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर, ये भी मैंने बता दिया। अनदर न्यू सब्सटेंस वी कैन राइट द रिएक्शन, ये देखो रिएक्शन हम लोगों ने देखा, उसमें आयरन सल्फेट बना जो कि ग्रीन था, आयरन सल्फेट ग्रीन, आयरन सल्फेट ग्रीन, और कॉपर सल्फेट ब्लू, और साथ में कॉपर भी बना था जो कि ब्राउन कलर का था। देखा तुमने कितने सारे हम लोगों ने यहाँ पर कितने सारे हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चंस को देखे। ठीक है, नाउ एक्टिविटी 5.8, टेक अबाउट अ टीस्पून ऑफ विनेगर, विनेगर लेना है जो कि एक एसिड होता है बच्चों, एसिड होता है, एसिटिक एसिड इसे बोलते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में लेना है, ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, और इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा हम लोगों को डाल देना है टू इट। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। You would hear a hissing sound and see bubbles of a gas coming out. Pass this gas through freshly precipitated lime water. Lime water किसे कहते हैं, CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहते हैं। ठीक है, जो कि फिगर में दिखा है। What happens to the lime water? देखो यहाँ पर फिगर में दिखाया है। तो हम लोग जब विनेगर को बेकिंग सोडा में ऐड करते हैं तो यहां पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है, तो जल्दी से बता दो ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज, आंसर है केमिकल चेंज। देखो अब जो भी बातें बताई जा रही है उसको हमें याद रखना होगा कि जब विनेगर बेकिंग सोडा से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में डाला जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में डाला जाएगा तो ये व्हाइट कलर यहाँ पर देगा। ठीक है, देखो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो कि व्हाइट कलर का यहाँ पर होगा। तो ये सब बात अब हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो, डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन, यस इट टर्न्स व्हाइट। टेक आउट द नेल, अच्छा, ये इसका दे रहा है, थोड़ा सा यहां से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये वाला जो है दिस इज अबाउट दिस रिएक्शन, तो हम लोग कंप्लीट कर ली। यहां देखो, द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज। तो टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने क्या लिया था बच्चों, विनेगर लिया था और क्या लिया था, बेकिंग सोडा। अब जब विनेगर को बेकिंग सोडा से मिलाते हैं तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और कुछ और सब्सटेंस मिलेगा जिसको हम लोग को याद करने का जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन, विनेगर क्या होता है, तो आंसर है एसिटिक एसिड। नाउ व्हाट हैज रिटन हियर यू मस्ट रिमेंबर इट, और इसको हम लोगों को दिमाग में रखना ही होगा क्योंकि इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। अब देखो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। जब इनको रिएक्ट कराया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। नाउ टेल मी, इज इट अ केमिकल रिएक्शन और इज इट अ केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज? 100% इट इज अ केमिकल चेंज। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज एज फॉलोज। तो यहां पर देखा तुमने
कि विनेगर और बेकिंग सोडा को जब हम मिलाते हैं, यहाँ पर यही टेस्ट ट्यूब है, तो इस टेस्ट ट्यूब में क्या बन रहा है, CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर इस CO2 को इस तरीके से हम लोग कहाँ डालते हैं, लाइम वाटर में डालते हैं। देखें कि वाइट इसका कलर चेंज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे रिएक्ट करता है, लाइम वाटर से। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। CaCO3 को क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में वाटर निकलता है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की, यानी व्हाइट कलर का मिल्की कलर बना देता है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ लाइम वाटर, then the answer is CaCO3 and water is formed। मतलब कि CaCO3 बनता है जिस कारण से लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है और साथ में वाटर बनता है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज ए स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, ये हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो इसके टेस्ट के लिए हम लोग लाइम वाटर का यूज करते हैं हमेशा, यानी लाइम वाटर में जब CO2 को डाला जाएगा तो ये मिल्की कलर देगा। इससे टेस्ट हो जाएगा कि यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकला है या नहीं निकला है। यू विल यूज इट इन चैप्टर 6 टू शो दैट द एयर वी ब्रीथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, लाइम वाटर लेंगे और उसी में हम लोग लाइम वाटर में क्या करेंगे, इस तरीके से ऐसे हम लोग क्या करेंगे, फूंक लगाएंगे। ठीक है, ऐसे फूंक लगाएंगे। तो तुम देखोगे कि जब हम लोग ऐसे फूंक लगाते हैं तो लाइम वाटर धीरे धीरे क्या हो जाता है, मिल्की टर्न्स हो जाता है। अब ये मिल्की हो जाएगा तो क्या मतलब है कि जब हम लोग ब्रीद आउट किए हैं उसमें मैक्सिमम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आगे रिस्पिरेशन चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे। In activities 5.6 to 5.8, you saw that in each change one or more new substances were formed। तुमने देखा कि जो भी हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, जल्दी जल्दी देखो, ये हम लोगों ने पढ़ा शुरुआत से यहाँ देखना। यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब H2O से मिलता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे कॉपर सल्फेट आयरन से मिलता है तो फेरस सल्फेट बनता है। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि विनेगर जब बेकिंग सोडा से मिलता है तो CO2 बनता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जब CO2 लाइम वाटर में डालते हैं तो ये मिल्की हो जाता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। सो ऑल दीज चेंजेस आर केमिकल चेंज। ठीक है, द एस वॉज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम वॉज बर्न्ड इन एयर। इन एक्टिविटी 5.7 द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विथ आयरन प्रोड्यूसेस आयरन सल्फेट एंड कॉपर। देखो मैं इसे फास्ट पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हें हर एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने सारा पढ़ा दिया है। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेस। कॉपर वॉज डिपोजिटेड ऑन द सेविंग ब्लेड ऑफ आयरन। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि मैंने बताया था कि ये जो कॉपर है कहाँ डिपॉजिट होता है। यदि हम लोग इसमें नेल को डालते हैं तो उस नेल पर डिपॉजिट होता है, या फिर हम लोगों ने ब्लेड डाला है, ब्लेड पर कॉपर डिपॉजिट होता है। देखो तुमने एकदम माइन्यूट क्वेश्चंस भी तुम याद कर सकते हो आसानी से। अब देखो जब विनेगर एंड बेकिंग सोडा को एक साथ मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यहाँ भी विनेगर का तुम्हें फॉर्मूला पूछ सकता है, बेकिंग सोडा क्या है ये पूछ सकता है। विच टर्न लाइम वाटर मिल्की, पूछेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर में डालते हैं तो कैसा हो जाता है, मिल्की। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म इन दिस रिएक्शन। यस, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था। तो देखा तुमने जितनी भी चीजें हम लोगों ने देखी उसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा था। दैट्स वाई बोलता है व्हाट इज केमिकल चेंज, अ चेंज इन विच one or more new substances are formed is called a chemical change। तो मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था, फिजिकल चेंज में no new substances are formed and in chemical change new substances are formed। यही मेन डिफरेंस है दोनों का। अब तो तुम्हें ये समझ में आ ही रहा होगा। और केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये जो दिख रहा है ये केमिकल रिएक्शन है।
ये जो दिख रहा है यही क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में ये क्या है बच्चों, मैंने बताया था अभी याद करो, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो बन रहा होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, देखो यहाँ पर ये देखना, ये जो भाग ले रहा है इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर को क्या कह सकते हैं, रिएक्टेंट्स, और CaCO3 और H2O को क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट। जो बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, और जो उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है यानी ओल्ड सब्सटेंस, उसे हम लोग रिएक्टेंट के नाम से भी जानते हैं। देखो, केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। यदि दुनिया में केमिकल चेंज होता ही नहीं तो क्या नया सब्सटेंस बनता? आंसर है नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल, इन डाइजेशन, जब डाइजेशन होता है तो फूड क्या होता है, हमारा डाइजेस्ट होता है और नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, ripening of fruits, fermentation of grapes happens due to the series of chemical changes। शुरू में ही बताया गया था कि 10 केमिकल चेंजेस को तुम लिख करके दिखाओ, तो ये भी देख सकते हो, ये भी सारे केमिकल चेंजेस हैं। अ मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो हम लोग मेडिसिन ले रहे हैं वह भी कैसे बन रहा है, केमिकल चेंज के कारण, केमिकल रिएक्शन के कारण। यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। तो तुम देख सकते हो केमिकल रिएक्शन का या फिर बोले केमिकल चेंज का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। इंडीड every new material is discovered by studying chemical changes. We have seen that one or more new substances are produced in a chemical change। हम लोगों ने अभी देखा, in addition to new products the following may accompany a chemical change, यानी केमिकल चेंज होगा या फिर केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या क्या और चीजें हो सकती है, ये देखो यहाँ पर लिख रहा है। तो यदि केमिकल चेंज हो रहा है तो कभी कभी क्या निकल सकता है, हीट निकल सकता है, लाइट निकल सकता है, और एनी रेडिएशन जो कि मे गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और तुमने देखा था कि लाइट निकल रहा था। इसी प्रकार से यदि तुम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे, यानी मान लो तुम्हारे पास कोयला है उसको जला रहे हैं, तो हीट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो CO2 बनेगा और प्लस में हीट निकलेगा, उस हीट का हम लोग यूज करते हैं, लाइट निकलेगा। समझ गए? तो ये ऐसा हो सकता है, हर एक रिएक्शन में ऐसा हो ये नहीं लिख रहा है, बोलता है ऐसा हो सकता है। इसमें साउंड भी प्रोड्यूस हो सकता है केमिकल रिएक्शन करते समय। अ चेंज इन स्मेल, यहाँ पर स्मेल चेंज हो सकता है, कलर भी चेंज हो सकता है, जैसा कि तुमने यहाँ देखा था, ये देखो यहाँ पर कलर चेंज हो रहा था केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो क्या हर एक केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज होगा? नो, ऐसा नहीं बोल रहा है। ये बोलता है मे मतलब हो सकता है, अ कलर चेंज में टेक प्लेस, अ गैस में बी फॉर्म्ड, एक गैस भी निकल सकता है। जैसे कि मान लो मेरे पास H2SO4 है और मैंने जिंक से रिएक्शन कराया तो ये बनेगा ZnSO4 प्लस H2, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जिसमें कुछ गैस भी निकल सकते हैं। समझ गए? लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल्स। तो अब हम लोग को कुछ एग्जाम्पल्स देखने को यहाँ पर बोल रहा है। Now you saw the burning of magnesium ribbon is a chemical change. Yes, it is a chemical change. Burning of coal, wood and leaves is also a chemical change. तो यहाँ से भी आपको याद रखना है कि burning of coal, burning of wood, burning of leaves या किसी चीज को जब हम लोग जलाते हैं, that is also a chemical change. In fact, burning of any substance is a what? Chemical change. So you have to memorize it that burning of any substance, कोई भी चीज को यदि हम लोग जलाते हैं, that is a chemical change. Burning is always accompanied by production of what? Heat. जब भी हम जलाएंगे किस चीज को तो क्या मिलेगा हमें? हीट। जैसे मैंने बताया था C+O2 से क्या बनेगा? CO2, और प्लस में क्या निकलेगा? हीट निकलेगा, ये मैंने आपको बताया था। चलो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं।
Explosion of fireworks is a what? It is also a chemical change. You know that such an explosion produces heat, light, sound and unpleasant gases that pollute the atmosphere. Now question arises, what are the things that are produced during firework or explosion of fireworks? The answer is heat is produced, light is produced, sound is produced और अनप्लीजेंट गैसेज आर प्रोड्यूस्ड। तो ये आपको याद रखना है। देखो मैं हर एक लाइन से आपको क्वेश्चन बना रहा हूँ, कुछ भी पूछे मुझे उम्मीद है कि आप जरूर आंसर कर पाओगे। दैट इज वाई यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले विथ फायरवर्क्स। तो पटाखा, फायरवर्क्स समझ रहे हो ना, पटाखा को हम लोग जलाते हैं तो क्या निकलता है? हीट, लाइट, साउंड निकलता है, अनप्लेजेंट गैसेस निकलते हैं, तुमने देखा भी होगा। When food gets spoiled, it produces a foul smell. Shall we call this change a chemical change? Yes, absolutely, it is a chemical change. यानी कोई फूड जो है वो स्पॉइल होता है, यानी कि सड़ जाता है मान लो, तो वो क्या हुआ? एक केमिकल चेंज हुआ। You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color. आपने देखा होगा कि जब हम लोग एप्पल को काट करके रखते हैं तो थोड़े देर में उसका जो स्लाइस है वो ब्राउन कलर का उसके ऊपर एक परत चढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एप्पल में आयरन होता है एंड इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, दैट्स वाई इट्स कलर बिकम ब्राउनिश। ठीक है, इफ इट इज नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली, यानी कि इसको जल्दी से कंज्यूम नहीं करेंगे तो ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का हो जाता है। तो आप सोच सकते हो कि ये क्या चेंज हो रहा है? यस, इट इज अ केमिकल चेंज। इफ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फ्रॉम सम टाइम। और आप देखोगे कि वो ब्राउनिश हो जाता है एंड दैट इज अ केमिकल चेंज। Repeat the same activity with a slice of potato or brinjal. The change of color in these cases is due to the formation of new substances. तुम देखोगे कि ब्रिंजल को भी थोड़ा देर छोड़ दोगे तो इसमें भी थोड़ा सा कलर चेंज आ जाता है। तो ये बोलता है कि इनमें जो चेंज इन कलर आया है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। Are not these changes chemical change? Yes, these are also chemical change. ठीक है, तो इन चैप्टर 4 यू न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड विथ अ बेस। हम लोगों ने पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम लोगों ने क्या पढ़ा है? जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? साल्ट बनता है और प्लस में वाटर बनता है। तो ये वीडियो मैंने बनाया है, तुम जा कर के देख सकते हो, चैप्टर नंबर 4 एसिड बेसेस एंड साल्ट्स में। तो वहाँ पर तुमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था कि जब एसिड को बेस के साथ मिलाया जाता है तो साल्ट और वाटर बनता है, इसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये भी क्या है? एक केमिकल चेंज है ना। अब देखो द प्रोटेक्टिव शील्ड, इसके बारे में बोलता है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम फ्रॉम द सन। देखो अभी यहाँ ओजोन लेयर के बारे में बता रहा है तो काफी बातें तुम्हें समझनी होगी। हमारा जो अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ के चारों ओर क्या है? एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर का डिफरेंट क्या है? लेयर्स हैं। इसी में एक लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें ओजोन का क्या होता है? एक परत पाया जाता है। ओजोन क्या होता है? O3 को हम लोग कहते हैं ओजोन। तो ये एक लेयर है और ये क्या करता है? सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाता है, यानी सन से आने वाला जो यूवी रेज है उसको हमारे अर्थ तक आने से रोकता है। कौन? ये ओजोन लेयर। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमारी रक्षा करता है, उसे क्या कहते हैं? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर किस चीज से रक्षा करता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्यों हार्मफुल है? बिकॉज इट काउजेज डिफरेंट डिजीजेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये अल्ट्रावायलेट रेज यदि अर्थ पर आता है तो ये प्लांट और एनिमल्स को हार्म करेगा। अब देखो, ओजोन एब्जॉर्ब्स दिस रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन।
अब ओजोन क्या करता है, इस O3 को O2 में तोड़ देता है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर क्या ये फिजिकल रिएक्शन है या केमिकल, तो आंसर इट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन, जैसे मैंने बताया ओजोन है O3 और ऑक्सीजन क्या है O2, जिसे हम लोग सांस में लेते हैं। वी कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज, यस मैंने बताया कि ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। इफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन वेयर नॉट एब्जॉर्ब बाय ओजोन इट वुड रीच द अर्थ सर्फेस एंड काउज हार्म टू प्लांट्स एंड एनिमल्स and other life forms. Ozone act as a natural shield against this radiation. तो ओजोन क्या कर रहा है, एक नेचुरल शील्ड के जैसा काम कर रहा है जो हमें यूवी रेज से बचा रहा है। तो इतनी बातें तुम्हें अभी याद कर लेनी है, क्लास 9th में और चीज़ें हम लोगों को पढ़नी होंगी। वी लर्न इन चैप्टर 1 that plants produce their food by a process called photosynthesis. Yes, we have read. Can we call photosynthesis a chemical change? Yes, photosynthesis also of chemical change. पहली said that even digestion is a chemical change. अब देखो इतने सारे तुम्हें बात बताई जा रही हैं, जैसे कि फूड का स्पॉइल होना, फायरवर्क का जलना, और इसी के साथ जो एप्पल है उसको कटे हुए भाग का ब्राउन हो जाना, एसिड का बेस से मिलाकर साल्ट और H2O बनाना, इसी के साथ ओजोन का O2 में टूटना, इसी के साथ फोटोसिंथेसिस और फिर डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये सारे उदाहरण किस चीज़ के हैं, तो आंसर है ये सारे उदाहरण केमिकल चेंज के हैं। इसका मतलब इन सारे उदाहरण को हम लोग को याद रखना है। अब हम लोग को पढ़ना है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है। लेट्स गेट बैक टू रस्टिंग। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स। ये आयरन आर्टिकल्स को हार्म पहुंचाता है एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम। तो तुमने देखा होगा जंग लगना इसको हिंदी में कहते हैं। तो आयरन आर्टिकल्स में जंग लगता है और उसकी सही से देखभाल ना की जाए तो वो क्या हो जाएगा, समाप्त भी हो जाएगा। Since iron is used in making bridges, ships, cars, truck bodies and many other articles, तो तुम जानते हो कि आयरन बहुत सारे चीज़ों में यूज़ होता है। हमारे घरों में जो दरवाज़ा है, खिड़की है, उसमें मैक्सिमम आयरन का चीज़ लगा होता है। इसी के साथ ब्रिजेज हैं, शिप्स हैं, कार्स हैं, ट्रक्स हैं, ये सब क्या है, आयरन, इसमें आयरन से ही बने होते हैं। द मॉनेटरी लॉस, मॉनेटरी मतलब पैसे का लॉस, ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज। तो इस तरीके से रस्टिंग के बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेना है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। मैंने शुरू में ही बताया था कि रस्टिंग में क्या बनता है, Fe2O3 बनता है, यानी आयरन ऑक्साइड डॉट XH2O बनता है, ये मैंने बताया था। यहाँ पर तुम देख सकते हो उसी को दिखाया गया है कि आयरन में रस्ट कैसे लगता है। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया था तुम्हें कि आयरन को रस्ट होने के लिए ऑक्सीजन और H2O दोनों चाहिए। ओनली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आयरन में रस्ट नहीं लगेगा और ओनली H2O के प्रेजेंस में भी आयरन में रस्ट नहीं लगेगा। आयरन में रस्ट लगने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। तो जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में आएगा तभी रस्ट लगता है। यहाँ रस्ट का फॉर्मूला आयरन ऑक्साइड बताया है, तो ये आप याद कर लो, Fe2O3। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है। सो इसको आप याद कर लो कि रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। तो वाटर किस रूप में मिलता है, तो वेपर फॉर्म में, ये भी याद रख लेना। In fact, if the content of moisture in air is high, which means if it is more humid, मतलब रस्टिंग becomes faster। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस तुम देख सकते हो। ह्यूमिड वर्ड बोल रहा है, तो ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है कि जब हमारा एयर में वाटर का जो कंटेंट होता है, तो एयर में वाटर का कंटेंट कैसे होता है, ये वाटर किस रूप में होता है, तो वेपर फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये वाटर गैसियस फॉर्म में ऐसे भी तुम बोल सकते हो। तो वाटर जो गैसियस फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में है, एयर में है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं।
तो तुम जल्दी से बता दो, बारिश के दिनों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा या गर्मी के दिनों में? तो आंसर है बारिश के दिनों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, और गर्मी के दिनों में ये ह्यूमिडिटी क्या होता है, कम होता है। तो यही बोलता है कि यदि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो रस्टिंग क्या होगा, फास्टर होगा, और ह्यूमिडिटी कम होगा तो रस्टिंग फास्टर नहीं होगा। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि हम लोग कैसे इसको प्रिवेंट करते हैं। तो तुमने देखा भी होगा कि जो भी आयरन आर्टिकल है उसको पेंट किया जाता है। एक तो तुम जानते ही हो उसमें ऑयल और ग्रीस का भी यूज़ किया जाता है, यह भी तुम जानते हो, लेकिन कुछ और चीज़ें तुम्हें एग्जाम में लिखनी होंगी। देखो, प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। वन सिंपल वे इज टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। तो ये तुम जानते हो भाई, आयरन आर्टिकल को किससे प्रॉब्लम है? O2 से प्रॉब्लम है, H2O से प्रॉब्लम है। तो यदि आयरन के ऊपर हम एक कोटिंग चढ़ा दें, पेंट का एक कोटिंग चढ़ा दें, ऐसे पेंट का एक कोटिंग चढ़ा दें, तो फिर ये ऑक्सीजन और H2O के संपर्क में नहीं आएगा। तो या तो पेंट का कोटिंग चढ़ा दें या ग्रीस का कोटिंग चढ़ा दें, तो फिर ये ऑक्सीजन और H2O के संपर्क में नहीं आएगा, यानी इसमें रस्टिंग नहीं होगा। दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। अब ये देखते हो कि हम इसे हमेशा मतलब अप्लाई करना होता है साल 2 साल में। अनदर वे इज टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। तो यहाँ पर से तुम्हें अब नेक्स्ट जो है उसको याद करना होगा कि कभी कभी इस पर एक क्रोमियम का लेयर चढ़ाते हैं या जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं, किस पर, आयरन पर। तो वो भी रस्टिंग से क्या करता है, प्रिवेंट करता है आयरन को। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो दिस इज द वेरी फेमस क्वेश्चन। ये तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? तो क्या गैल्वेनाइजेशन है? डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक, डिपॉजिट करना है एक लेयर ऑफ जिंक का ऑन आयरन। ठीक है, जिंक का जब एक लेयर डिपॉजिट करेंगे आयरन के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन। इसको याद करना, इसको हिंदी में जस्तीकरण भी कहते हैं। द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो हमारा जो आयरन पाइप्स हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं वो गैल्वेनाइज्ड होता है, या फिर बोले गैल्वेनाइज्ड पाइप्स में जिंक का एक लेयर होगा जिससे कि उसमें रस्टिंग नहीं होगा। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन। शिप्स मेनली किसी से बना होता है, आयरन से। एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर। इसका एक पार्ट कहाँ रहता है? वाटर के अंदर रहता है। शिप्स बड़ा शिप है, इसका एक पार्ट कहाँ रहेगा? पानी के अंदर। और जो पार्ट ऊपर भी है उस पर भी पानी हमेशा लगते रहता है। ऑन द पार्ट एवं वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप कीप क्लिंगिंग, मतलब उससे चिपक जाता है टू द शिप्स आउटर सरफेस। मोर ओवर क्या बोलता है? द वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मैनी साल्ट्स। ये बात याद रखना है कि जो सी वाटर है उसमें बहुत सारे साल्ट्स होते हैं। द साल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कि जो साल्ट वाटर होता है उसमें रस्टिंग का प्रोसेस फास्टर होता है। देयरफॉर शिप्स सफर अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। पेंटिंग के बाद भी उनमें ज़्यादा रस्टिंग का खतरा बना रहता है। अब यहाँ से देखो एक ब्लू बॉक्स दिया हुआ है, स्टेनलेस स्टील मेड बाय मिक्सिंग आयरन विथ कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम। ये तुम्हें याद रखना है, क्रोमियम, निकेल एंड मैग्नीज। ठीक है, इट डज नॉट रस्ट। तो हम लोग स्टेनलेस स्टील का घर में यूज करते हैं। स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है? वह भी आयरन से ही बना होता है, लेकिन आयरन के साथ उसमें कार्बन, क्रोमियम, निकेल एंड मैंगनीज को भी क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है, और इस तरीके से स्टेनलेस स्टील का फॉर्मेशन होता है और उसमें रस्ट नहीं लगता है। So much so that a fraction of ship's iron has to be replaced every year. Can you imagine the monetary loss to the world? अब देख सकते हो शिप्स का बहुत सारा पार्ट जो है हर एक साल चेंज करना पड़ता है, तो ये बहुत ज़्यादा पैसे का लॉस होता है उसमें। ठीक है ना। अब देखो क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस बता रहा है। In class 6, you have learned that salt can be obtained by the evaporation of seawater.
ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि जो हम लोग साल्ट NaCl प्राप्त करते हैं वो मुख्य रूप से सी वाटर से प्राप्त करते हैं। तो सी वाटर के बेड बने होते हैं, ठीक है, बेड बनाए जाते हैं मतलब, और उसमें क्या होगा, इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन के बाद पानी ये क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट में चला जाएगा, और फिर क्या बच जाता है, इसमें नमक बच जाता है, या बोलेंगे क्रिस्टल ऑफ साल्ट बच जाता है। ठीक है, साल्ट किस रूप में होता है, नमक किस रूप में होता है, क्रिस्टल्स के रूप में। देखो जो नमक है तुम्हारे घर में वो छोटे छोटे दो दाने हैं, उसी को हम लोग क्रिस्टल बोलेंगे। किस चीज का क्रिस्टल बोलेंगे, साल्ट का क्रिस्टल बोलेंगे, समझ रहे हो ना। तो वो साल्ट का क्रिस्टल कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, जब यहाँ से पानी क्या हो जा रहा है, इवापोरेट हो जा रहा है, तो हमें साल्ट मिल जा रहा है। The salt obtained in this manner is not pure and the shape of its crystals cannot be seen clearly. अब देखो यहाँ पर जो साल्ट हमें मिल रहा है वो क्रिस्टल के मतलब उस, जैसे हम लोग नमक देखते हैं, नमक का क्रिस्टल होता है, उस रूप में यहाँ पर हमें नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्या होता है, इम्प्योरिटी होता है। तो यदि इस इम्प्योरिटी को हम लोग हटा दें तब हमें वो क्रिस्टल देखने को मिलेगा, साल्ट का जो नेचुरल हम लोग देखते हैं। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। अब देखो जब हम लोगों को यहाँ पर ये इवापोरेशन से जो मिल रहा है वो क्रिस्टल्स कैसे हैं, वो उस प्रकार के क्रिस्टल्स नहीं है जो हम लोग डेली यूज कर रहे हैं। तो उस क्रिस्टल को हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग उसके सॉल्यूशन को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से गुजारेंगे, तो हमें क्या मिलता है, वो जो नमक के क्रिस्टल्स हैं वो मिलते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, और यही है क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, और ये किस चीज का एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज का। तो बोले क्रिस्टलाइजेशन क्या है, कौन सा प्रोसेस है, तो ये फिजिकल चेंज का प्रोसेस है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर कॉपर सल्फेट की क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बताया है। तो हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन कैसे करते हैं, हम एक बीकर लेंगे, बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मतलब पानी ले लेंगे, और उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर डाल देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग गर्म भी करते हैं, गर्म करने के बाद ये पूरी तरीके से घुल जाता है। ठीक है, ये इसमें पूरी तरीके से घुल जाता है। इसके बाद हम लोग इसको ठंडा करना शुरू करते हैं। तो ठंडा करने में हम लोग देखते हैं कि कॉपर सल्फेट यह पाउडर के रूप में था, और पाउडर के रूप में था तो ये पूरा घुल जाता है, और कॉपर सल्फेट में कुछ अशुद्धियां होंगी, इम्प्योरिटीज होंगी, वो भी इसमें घुल जाता है, इस पानी में घुल जाता है। फिर हम लोग इसको जब छोड़ देते हैं काफ़ी देर तक, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट हमें मिलता है। तो तुम इसको YouTube पर जाकर देख सकते हो, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट कैसे बनाया जाता है, बहुत सुंदर सुंदर वीडियो है, वहां पर तुम देख सकते हो। तो कॉपर सल्फेट का इस प्रकार से क्रिस्टल हमें मिलेगा। ठीक है, ऐसे बड़ा बड़ा क्रिस्टल मिलेगा, और जो अशुद्धियां रहेंगी वो पानी में हमें मिल जाती है। तो ये प्रोसेस क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा हम लोग इम्प्योरिटीज दूर करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो इम्प्योरिटी है वो पानी में रह जाएगा और हमें क्रिस्टल प्राप्त होगा। और ये जो क्रिस्टल है ये प्योर CuSO4 का क्रिस्टल होता है, और ये एक्चुअल में CuSO4.5H2O होता है इसमें। ठीक है, ये बात तुम्हें याद रखना है। तो यही बात बोल रहा है, टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हीट द वाटर, व्हेन इट इज स्टार्टेड बॉइलिंग एड कॉपर सल्फेट पाउडर। कॉपर सल्फेट पाउडर को उस पानी में घुला लेना है, स्लोली वाइल स्टरिंग कंटिन्यूअसली, और उसको घुमाते रहना है। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजोल्व, जितना घुले उतना घुला देना है कॉपर सल्फेट के पाउडर को, और इसे छान लेना है। मैं भूल गया था, इसको छानना भी है। अलाउ इट टू कूल, और इसको ठंडा करना है। फिर डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग। अब इसको जब ठंडा करते हैं इसको एक दिन के लिए एकदम छोड़ देना है, ऐसा नहीं कि बार बार इसको छूना है। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, इफ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम। तो यहाँ पर तुम कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल कुछ देर बाद छोड़ने पर मिलेगा, जरूर मिलेगा। यू कैन लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। तो बोलता है
कि यहाँ पर फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज हम लोग रोज एनकाउंटर करते हैं, तो उसको तुम्हें पहचानना चाहिए। तो हम लोगों ने कीवर्ड्स देख लिया, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। और केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, गैल्वेनाइजेशन पढ़ लिया, फिजिकल चेंज पढ़ लिया, रस्टिंग पढ़ लिया, पूरा डिटेल हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बता देना एक बार, ताकि मैं और वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। थैंक यू बच्चों।